Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस शो पर बात होती है क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की। तो बीते पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो इसे हम एक इमोशनल वीक कह सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल इमोशनल था क्योंकि अचानक से जब एक बेहतरीन बॉलर जब विदाई ले ले, मैं स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कर रहा हूँ, तो फिर इमोशनल हो ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अब इमोशनल हुए कि नहीं हुए, हो सकता है हुए हों क्योंकि इंडिया अपना एक मैच 3 ओडीआई में से हारा। अनयूजुअल लग रहा है ना। तो उस लोग जो मेरी तरह पहले बचपन में भावुक वाले व्यक्ति होते थे क्रिकेट के प्रति, जो उनका भावनात्मक लगाव कुछ ज़्यादा था, अभी भी है, बट वो उतना वाला नहीं है कि भैया खाना छोड़ दिया, पूरा मैच देख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको महसूस हुआ होगा। तो चलिए बात करते हैं एशेस की सबसे पहले, क्योंकि एशेस अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और जाते जाते वो एक खिलाड़ी के साथ यादें हमें छोड़ के दे गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड 604 विकेट, इंग्लैंड को आखिरी टेस्ट मैच भी जिता दिया, एशेस को ड्रॉ करा दिया। खैर ट्रॉफी अपने साथ एशेस रिटेन भले ऑस्ट्रेलिया ने कर ली हो, लेकिन 604 विकेट लेकर के टेस्ट क्रिकेट में अलविदा कहा है स्टुअर्ट ब्रॉड ने। पहले बात करते हैं ये 5वें वाले टेस्ट मैच की। ये जो टेस्ट मैच था, ये रोलर कोस्टर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 कैच ऑस्ट्रेलिया ने 5 कैच इंग्लैंड की पहली इनिंग में छोड़े हैं, जो अपने आप में एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए दुखद बात है। उसके बाद अगर आप देखें जो जीत का लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था, बट उसे छोटा बनाया गया था। 238 पर 3 थे और उसके बाद 308 की तरफ 8 विकेट गिर गए। उसके बाद भी लड़ाई जारी रही और स्टुअर्ट ब्रॉड ने आखिरी के विकेट लेकर के 2 कैरी और जो हमारे दूसरे टॉड मर्फी, जो टीम को जीत दिलाई इंग्लैंड को। एशेस फिर एक बार बराबरी पर छूटी और फिर 3 टिक के साथ ऑस्ट्रेलिया आया था, यानी कि उसको 3 टिक करने थे। पहला टिक उन्होंने किया वर्ल्ड चैंपियनशिप, दूसरा टिक एशेस रिटेन और तीसरा टिक वो नहीं कर पाए कि 2001 के बाद इंग्लैंड में जो है वो आकर के जो है सीरीज जीतना, एशेस सीरीज जीतना, सीरीज वो नहीं 2001 से कर पाए हैं। अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं या मैं कुछ फैक्ट्स पर आपको नज़र डालूं तो लास्ट टाइम 1958 वो वक्त था जब 4 बार जो है वो टॉस जो है इंग्लैंड जीता था, या यूँ कहे ऑस्ट्रेलिया जो है वो हारा था। लगातार 4 जो है वो टॉस, और सबसे बड़ी बात यह है कि 5वें टॉस में भी पैट कमिंस ने टेल्स मांगा और इस बार उनकी किस्मत चमक गई और वो टॉस जीते हैं। ये एक फैक्ट था। इसके अलावा 7वीं बार क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सीरीज 2-2 से छूटी है। एशेस की बात हो रही है जहां तक मुझे समझ में आता है। 90 में 2 बार हुआ, 70 में 2 बार हुआ, 50 में 1 बार हुआ और 30 में 1 बार, और अब 2023 में ये 7वीं बार था जब 2-2 से सीरीज ड्रॉ पर छूटी है। 5 मैचों की सीरीज, और बहुत कम टीमें हैं जो 5 टेस्ट मैच
खेलती हैं। इसके अलावा 1961 के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने एक सीरीज में 1000 बॉलें फेस की हों। पूरे एशेस की ये कहानी मैं आपको बयां कर रहा हूं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके लिए खोजे और निकाले। एक फैक्ट और है और एक दो फैक्ट और हैं। जैसे कि एक फैक्ट ये है कि अगर आप जो 17 टेस्ट मैच है, यानी कि बेसबॉल, यानी कि ब्रेंडन मैकमलम और बेन स्टोक्स की अगर आप जोड़ी को देखें तो इनके जो रन बनाने की प्रक्रिया है वो 4.84, लगभग 5 की रन रेट से ये रन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो ओपोनेंट है वो लगभग 3.5 रन की प्रति रन की रफ्तार से रन बना रहा है। ये सारे टीमों का है जो पिछले 17 मैचेस में। और अगर हम बेसबॉल से पहले चले जाएं, जस्ट बिफोर वाला जो एरा है जिसमें ब्रेंडन मैकमलम भी नहीं है और बेन स्टोक्स भी नहीं, तो ये आंकड़ा उल्टा पड़ जाता है। तब 2 रन प्रति ओवर से इंग्लैंड बना रहा था, यानी कि लगभग 3 के आसपास, 2.9 के कुछ आसपास था। और 3 यानी कि 3 सवा 3, लगभग 3.5 या 3 के आसपास इनके ओपोनेंट बना रहे थे। तो ओपोनेंट वहीं का वहीं है, उसने पॉइंट कुछ की छलांग लगाई होगी इधर उधर, लेकिन इंग्लैंड ने दुगना कर दिया अपना जो है रन रेट बनाने का जो उनका तरीका है टेस्ट मैच में। इसके अलावा अगर पर बैट्समैन के रन की भी बात अगर हम करें तो 32 और 36 का अंतर है। 36 की स्ट्राइक रेट या 36 की जो स्ट्राइक रेट है वो पर बैट्समैन की बनती है इंग्लैंड की, और 32 की बनती है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर भी 4 का सीधा अंतर है। तो ये कुछ इस टूर्नामेंट के या इस चौथे वाले टेस्ट मैच तक के फैक्ट्स थे। 5वें वाले का भी मैंने आपको लगभग बता ही दिए हैं कि क्या फैक्ट्स थे। अब अगर हम एक बार एशेस को रिवाइंड कर लें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लंबा रिवाइंड नहीं करेंगे, तो क्या पॉइंट्स निकले इस एशेस से। और ये अब आपको एक अचंभा भी आपको अभी बताता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस एशेस ने सबसे पहले इंग्लैंड को पॉजिटिव दिखाया, इंग्लैंड ने खुद को पॉजिटिव दिखाया। जैक कोल्डी ने पहली ही गेंद पर टेस्ट मैच की चौका मारा। ये एक स्टेटमेंट था कि भाई हम ऐसे खेलते हैं। लेकिन उसी दिन वो बाजी उनकी पलटी, उन्होंने एक और बोल्ड मूव किया। अब वो 2 मूव थे, पहला मूव आपने पहली बॉल के साथ किया और दूसरा मूव आपका ये था, आपने 393 पर 8 विकेट पर डिक्लेयर कर दिया। वो एक 400 का साइकोलॉजिकल नहीं था, आपने वो 20 मिनट में 4-5 ओवर कोशिश की कि 1 विकेट गिर जाए, वो नहीं हुआ। इसके अलावा नाथन लियो का जो कैच छोड़ा बेन स्टोक्स ने उस टेस्ट मैच में, 2 प्रॉब्लम्स और थी उस टेस्ट मैच में। जेम्स एंडरसन से जो है वो बॉलिंग ना करवाना, मतलब पहले मेन बॉलर में, और सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की उनको नई बॉल ना थमाना या पुरानी बॉल ना थमाना या आखिरी के 10-12 ओवर्स में उनसे बॉलिंग ना कराना। ये है पहले टेस्ट मैच की पूरी बानगी। दूसरे टेस्ट मैच में तो कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे को ऐसा लग रहा है कैचेस ज़्यादा उसमें छूटे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में यह है कि नाथन लियो जो है वो चोटिल हुए। और दूसरे टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो एक समय 1 विकेट था, 180 के आसपास रन थे इंग्लैंड के, मगर वो नाथन लियो के ट्रैप में फंसे। वो जो ट्रैप था नाथन लियो का उसमें फंसे और फिर विकेट। उस दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे टेस्ट में सबसे बड़ी चीज थी बाउंसर, जो बाउंसर पे बाउंसर फेंकी गई हैं, दोनों तरफ से बाउंसर पे बाउंसर्स फेंकी गई हैं, और वो पूरा टेस्ट मैच बाउंसर्स पे था। तीसरा टेस्ट मैच, इसे कोई नहीं भूलेगा। मैं को नहीं लगता कि कोई भी नहीं, दूसरे ही टेस्ट मैच में, क्योंकि तीसरा तो टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था। दूसरे टेस्ट मैच में जो आपकी या सीरीज की मैं बात करूं, जो जॉनी बेट्सो के साथ हुआ, जो कैरी ने स्टंपिंग की, वो एक हाईलाइट पॉइंट है। तीसरा टेस्ट मैच और उस दूसरे टेस्ट मैच में भी बेन स्टोक्स की जो बैटिंग थी वो भी शायद कोई नहीं भूलेगा, कोई भूलना भी नहीं चाहेगा उस बैटिंग को, वो याद रखी जाएगी। तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता, खेला भी अच्छा, बढ़िया हुआ परफॉर्मेंस, है ना। चौथा टेस्ट मैच जीत की कगार पर आना चाहती थी, नहीं आ पाई। पांचवा भी ऐसा ही कुछ लग रहा था, बारिश वहाँ भी कोशिश कर रही थी, बट इंग्लैंड वो मैच जीत गया। अब पॉइंट्स अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उसने अपना वो वाला
थोड़ा सा डिफेंसिव मूव था उनका। लोगों ने कप्तानी पर सवाल उठाए, बट उठाने नहीं चाहिए। कप्तानी बढ़िया की है पैट कमिंस ने। उन्होंने पूरी अपनी कसर, अपनी पूरी कोशिश झोंकी इस एशेज सीरीज में। मोइन अली एक फैक्टर थे जिनको रिटायरमेंट के बाद, और अभी तो चल रहा है, अभी कुछ बता रहे थे स्काई न्यूज़ को कि इंडिया में आना है इंग्लैंड के लिए, तो इंडिया की सीरीज के लिए अगर मुझे बेन स्टोक्स का मैसेज आएगा तो मैं तुरंत डिलीट कर दूंगा। अब मैं दोबारा नहीं आ रहा भाई खेलने। तो इंग्लैंड खुद भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि जैक लीच के साथ वो आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो मैं कह रहा था, बड़ा सवाल ये है कि आपको कितने खिलाड़ी अब अगली एशेज सीरीज में दिखेंगे। मैं होम की इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 साल में तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा 25 में, लेकिन जो 27 में इंग्लैंड में वापस होगी उसमें आपको बहुत से खिलाड़ी ना ऑस्ट्रेलिया के दिखेंगे ना इंग्लैंड के दिखेंगे। ब्रॉड जा चुके हैं, एंडरसन आपको नहीं दिखेंगे। बॉलिंग की पूरी इंग्लैंड की जिम्मेदारी जो है वो नए कंधों पर आएगी। उसमें ऑली रॉबिन्सन है, जॉस टंग है, कुछ और नाम भी मैं सुन रहा था। देखिए मार्क वुड भी अगला वाला खेलेंगे, उसका अगला वो भी नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती है। क्रिस वोक्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो जो बॉलिंग है इंग्लैंड की वो यंगस्टर्स के कंधों पर आ जाएगी। अगर हम उधर रूट भी शायद आपको नहीं मिलेंगे, है ना, वहाँ से वो भी उनका सफाया होगा। बेन स्टोक्स का मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि फिटनेस तो प्रॉब्लम उनको भी है। तो जिमी ब्रेडशो भी एक तरीके से चोटिल है, और 10 साल पहले अगर आप देखें तो 10 साल तो उनको भी क्रिकेट में हो चुका है, तो वो आपको दिख सकते हैं। ओपनिंग में इनको देखना पड़ेगा कि कोहली के साथ आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बेन फोक्स की वापसी होगी टीम में कि नहीं होगी। उधर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कितना समय अब क्योंकि कमिंस रहेंगे, हेजलवुड का एक सवाल हो सकता है, स्टार्क्स रहेंगे, नाथन लियो हो सकता है वो भी ना आपको दिखे। उनको सक्सेसर ढूंढना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। वार्नर, ख्वाजा ये उम्र दराज हो चुके हैं, आपको ये भी नहीं दिखेंगे। ख्वाजा का तो मैं हाँ हो सकता है वो भी नहीं दिखें। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम के लेजेंड्स खिलाड़ी, जो 27 मैच सीरीज होगी, आपको एक पूरी नई नवीली टीम मिलेगी। और सोचकर भी थोड़ा सा देखिए, ये क्रिकेट का एक प्रक्रिया है, पुराना जाएगा, नया आएगा, नया एस्टेब्लिश होगा, चीज़ें होंगी। एशेज को यहीं पर विराम देते हैं और अब इंग्लैंड की क्रिकेट में इस वक्त द 100 शुरू हो चुकी है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं द 100 के लिए। तीसरा सीजन है ये द 100 का, 8 टीमें हैं उनके पास मेंस की। उस पर चर्चा करेंगे, आपको कहानी भी बताएंगे स्टुअर्ट ब्रॉड और कि क्या थी उनकी जर्नी। ये सब सेकंड पड़ाव में हम करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ओडीआई में इंडिया ने नहीं खिलाया। एक में तो उनको हार मिली, 200 भी नहीं पहुंची टीम। दूसरे में मगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, टीम ने जीता। तो जो सवाल उठ रहे थे, एक मीम चल रहा था, भाई बच्चों पर नहीं छोड़ सकते, हमको करना पड़ेगा, वो वाली चीज़ तो कहानी समेट दी है। मगर अचंबा यही है, प्रॉब्लम यही है कि हम वेस्ट इंडीज़ के साथ अगर जो दूसरा ओडीआई जैसा खेल खेलेंगे तो फिर हमारा हाल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ क्या होगा। और कभी ना कभी रोहित शर्मा विराट कोहली को जाना ही पड़ेगा। आप उन्हें बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते, ना उनकी बॉडी अलाउ करेगी, है ना, और ना ही मैंने जेम्स एंडरसन जैसा बनना बहुत मुश्किल है। जेम्स नहीं, जिमी एंडरसन, जेम्स से उनको बड़ी नाराज़गी है। तो एक ऐसे में एक पॉइंट ये भी था कि जेम्स एंडरसन भी जो हैं वो भी नहीं चले। हाँ, रन रोकने के मायने में, इकोनॉमी के मायने में अगर देखेंगे तो यस ठीक है, लेकिन इंडिया आएंगे कि नहीं आएंगे, शायद इंडिया या अगले समर तक दिखेंगे कि नहीं, वो सवाल है। तो इंडिया वेस्ट इंडीज़, अब एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट ये है कि विराट कोहली ने एक ईयरबड पहने हुए थे, या यूँ कहें जो होता है ना ब्लूटूथ एयरपॉड्स जो होते हैं। अब वो 20,000 उनकी डॉलर उनकी शायद कीमत है, 20,000 मुझे डॉलर्स में है शायद वो 20,000। तो लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो पता लगा वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। जी हाँ जी, तो अब वो विराट कोहली भाई, वो कंपनी से निकलवा सकते हैं। मगर मैं ये सोच रहा था, आप ऐसी चीज़ें देखिए, भले आपकी लाइफस्टाइल है, भले आपके पास मनी है, भले आपके पास जो कुछ भी है, मगर आप ये दिखाएंगे तो बाकी जो आपको फॉलो करने वाले हैं फिर वो भी उस होड़ में होंगे, अरे इंडिया में क्यों अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए, हम यहाँ से मंगा लेते हैं। तो कोशिश ये करिए जितना आप सिंपल रह सकते हैं, ताकि आपके जो फैंस हैं वो भी बिल्कुल सिंपल रह सकें।
इसके अलावा कपिल देव जी ने बड़ी ही ज़्यादा जो है तंज कसा है, या यूँ कहें बहुत गुस्से में है रॉ में। उन्होंने कहा है कि भाई अगर जसप्रीत बुमराह सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेलते हैं वर्ल्ड कप में तो उन पर टाइम वेस्ट करना बेकार है, उन पर टाइम लगाना बिल्कुल बेकारगी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई इंडियन टीम में एरोगेंस है, जिसको जब जडेजा ने थोड़ा काउंटर भी करने की कोशिश की कि कौन सा एरोगेंस, किस एरोगेंस की आप बात कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया आयरलैंड की सीरीज का अनाउंस हो गया है, टीम का इंडियन सीरीज का, और जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया है। मैं बहुत शॉक्ड में हूँ। एक खिलाड़ी जो भी आया भर है, भले तीन मैचेस की वो सीरीज है, तो आप उसको इतना उस पर एक तो पहले बॉलिंग का प्रेशर, अपने फिटनेस का प्रेशर, फिर वो कप्तानी का भी प्रेशर, आपको फ्री छोड़ना है अपने खिलाड़ी को कि उसको ऊपर दबाव का बोझ डाल देना है। तो मुझे ये फील हुआ। आपको ले जाना था, ठीक है आप ले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ले जाना है, क्योंकि हमें फिटनेस भी देखनी है, उनका हाथ भी खोलने है, उनको बाजुएं भी खोलनी है, सब ठीक, सब चीज़ें ठीक हैं। बट कप्तान थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया जसप्रीत बुमराह को, पर ये ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा MLC ख़त्म हो गई, मेजर लीग क्रिकेट, निकोलस पूरन। भाई देखिए यही प्रॉब्लम है वेस्ट इंडीज़ का, आपके पास खिलाड़ी है लेकिन वो खिलाड़ी कहाँ खेल रहा है, किसके खिलाफ खेल रहा है, ये सवाल है। अब निकोलस पूरन ने 40 गेंद में 100 मारे, न्यूयॉर्क ने ट्रॉफी जीती। 16 गेंद में शायद उन्होंने 50 भी मारी थी। तो अगर निकोलस पूरन उधर होते वेस्ट इंडीज़ में तो कहानी ही अलग होती। ये एक कहानी है। इसके अलावा और भी द 100 हो चुकी है शुरू, लेकिन एक कमाल की चीज़ इस बार हुई। मैं इस खबर को देखने की कोशिश मैंने करी, मुझे मिली नहीं, बट मुझे इतना पता लगा है, कोई काबुल प्रीमियर लीग यानी कि अफगानिस्तान में कोई डोमेस्टिक T20 लीग हो रही थी, वहाँ पर एक भाई साहब ने एक ओवर में 48 रन मार दिए। मतलब कमाल ही है, 7 छक्के। ये कैसे हो सकता है? 7 में मेरे ख्याल से 7 छक्के, हाँ, क्योंकि उसमें नो बॉल्स हुई होंगी। वैसे तो 42 होते हैं, बट वो नो बॉल्स हुई होंगी, तो वो 48 का कुछ काम वो कर गए। तो ये चीज़ें भी आपको क्रिकेट में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ खास हुआ नहीं है। हाँ, पपुआ न्यू गिनी को शायद वर्ल्ड कप 24 जो है T20 का, उसका जो है वो जगह उनको मिल गई है। अब जो आपको आगे आने वाले, हाँ, ये इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड कप मैच था वो रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है। 14 तारीख को वो मैच खेला जाएगा, और मैं जहाँ तक देख पा रहा था शायद 14 को अब 3 मैच रख दिए गए। बट मैं ये सोच रहा था 14 वाला एक मैच 15 को खिसका दीजिएगा, है ना। 10 तारीख को शायद अब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच होगा। तो एक मैच की वजह से कितना शेड्यूल इधर से उधर हुआ, ये गलत है। आपको शेड्यूल पहले ही फाइनल रखना चाहिए, और आप अभी तो कुछ 2 महीने पहले ये शेड्यूल फाइनल हो रहा है, तैयारियां भी करनी पड़ती हैं उस चीज़ में। तो ऐसा है। अब टेस्ट क्रिकेट तो एक तरह से ख़त्म है, क्योंकि इंडिया खेलेगी नहीं अब टेस्ट मैच। इंडिया आयरलैंड के साथ खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया शायद किसके साथ खेलेगी, मुझे शायद साउथ अफ्रीका के साथ मुझे लग रहा है कोई सीरीज़ है उनकी। मैं इस पर कंफर्म करूंगा, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया के मुझे इंटरनल मेल जो मिला है उसमें तो ऐसा कुछ मुझे भी पता नहीं लगा है। लेकिन क्योंकि उनका जो होम सीरीज़ है वो तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के साथ है, जो उनका होम समर है। साउथ अफ्रीका शायद ऑस्ट्रेलिया जाएगा, और वो भी अगस्त में, क्योंकि सितंबर में उनको लास्ट में इंडिया के साथ ODI सीरीज़ खेलनी है, ये कंफर्म है। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं क्रिकेट में। इस हफ्ते इतना ही था, मैंने इतना ही देखा। हाँ, अगर आपको क्रिकेट और देखना है आगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। द 100 से लेकर के एशियन गेम्स में क्रिकेट से लेकर के श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़, इंडिया वर्सेस आयरलैंड की सीरीज़, अभी इंडिया वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज़ चल रही है, वो भी ख़त्म नहीं हुई है। वो जब ख़त्म हो जाएगी तो एक तरीके से आयरलैंड के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप। तो अभी क्रिकेट थोड़ा सा सिमटा हुआ, सहमा सा है, बट ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। तो क्रिकेट है आपके पास, जाइए और उसको देखिए। This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. मैंने सोचा अगर मैं एक पूरा पार्ट स्टुअर्ट ब्रॉड, और मैं भावुक हो रहा हूँ, जेम एंडरसन को ना दूं तो शायद क्रिकेट फैनिटी मुझे माफ़ नहीं करेगी। हमने ना जाने कितनी जोड़ियां देखी हैं, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, श्रीलंका की हो, और अब इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ।
इंडिया की अगर जोड़ियों की बात करें तो मुझे हरभजन सिंह अनिल कुंबले की जोड़ी याद आती है। वो डियो अभी वर्तमान में अश्विन और जडेजा की जोड़ी है। पाकिस्तान में मुझे कुछ खास नहीं याद आता है। इसके अलावा श्रीलंका में चमिंडा वास और मुरलीधरन की मुझे थोड़े वक्त के लिए भली हो वो जोड़ी मुझे नज़र आती है। ऑस्ट्रेलिया में मुझे गिलिस्पी, जॉनसन, मैकग्राथ या जो मेन है शेन वॉर्न और मैकग्राथ की जोड़ी आपको नज़र आती होगी। वेस्ट इंडीज़ की कर्टनी वॉश और कर्टनी एम्ब्रोस, ये जोड़ी कमाल थी। इस पर बात बाद में करेंगे। बात अभी हमें करनी है जिमी एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड की। जो इन दोनों ने दिया है वो भले इंग्लैंड के लिए हो मगर इस हमारी क्रिकेट दुनिया के लिए, जगत के लिए भी कमाल है। अब मैं आंकड़ों से बात करूं कि मैं किस चीज़ से बात करूं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जिमी एंडरसन 183 टेस्ट मैच, किसने खेले 183 टेस्ट मैच? खेले भी होंगे, बहुत मुश्किल है इतने एक तेज गेंदबाज के लिए इतने टेस्ट मैच को खेल जाना। 690 विकेट उनके खाते में है और 10 विकेट लेते ही वो पहले ऐसे बॉलर हो जाएंगे जो 700 विकेट लेंगे। मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। स्पिनर में तो 2 हैं इस पायदान पर, मुथैया मुरलीधरन एंड शेन वॉर्न, लेकिन एक फास्ट बॉलर के तौर पर ये कारनामा जिमी एंडरसन 10 विकेट लेते ही कर लेंगे। तो उम्मीद है ये 10 विकेट होने के बाद वो शायद संन्यास ले लें, क्योंकि अटकलें ये हैं कि जिमी एंडरसन को आखिर बताएगा कौन कि आपको संन्यास कब लेना है। ये निर्णय उनको खुद को लेना होगा। उन्हें कोई नहीं बता सकता कि वो जिस मुकाम में है कि आप अब रिटायर हो जाएं, आप को अब हम ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है सेलेक्टर एक बड़ा मन रख करके जेम्स एंडरसन को कह दें, जिमी एंडरसन को, कि हम आपको इंडियन सीरीज में नहीं लेके जा रहे, और ये पॉसिबिलिटी 0% है। चलिए मैं अगर इसको बढ़ा दूं तो 10% है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब पलटते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की तरफ। उन्होंने 604 विकेट लिए। 600 विकेट लेने वाले, जब 600 का विकेट भी काम किया था जिमी एंडरसन ने, वो पहले बॉलर थे। अब दूसरे बने हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। अब बात आती है इन दोनों की कि इन दोनों ने कितना कहर ढाया है। अगर आप स्टुअर्ट ब्रॉड की भी उम्र देखिए तो 37 साल में वो रिटायर हो रहे हैं। 41 के अभी हुए हैं जेम्स एंडरसन। ज़्यादा दिन खेलेंगे नहीं, आप हमें भी पता है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं। अब इन दोनों के आंकड़ों को अगर आप मिला दें तो 347 मैच, 1294 विकेट, ये इनका आंकड़ा है। लेकिन इसमें सिर्फ टेस्ट मैच अभी शामिल है, क्योंकि 83 इन दोनों ने मिलकर T20 में विकेट लिए हैं और लगभग 467 विकेट इन्होंने वनडे में लिए। तो कुल मिलाकर के विकेटों की संख्या हो जाती है 1844। इन 2 बॉलरों ने तीनों फॉर्मेट में मिलकर इतने विकेट निकाले। आंकड़ों पर अगर आप नहीं भी नजर डालें और एक गहरी नजर डालें तो हर साल ये दोनों मिलकर 75 विकेट निकालते हैं औसतन। 75 विकेट ये लोग हर साल निकालते थे। कितना बड़ा गैप जो है ये छोड़ के जा रहे हैं, वॉइड। अपने सीनियर के साथ खेलते आए स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने सीनियर का साथ छोड़ दिया है। आई एम वेरी इमोशनल ऑन दिस। आप याद करिए कि आपने इससे पहले इतने उम्रदराज बॉलर्स कब देखे थे। आप थोड़ा जोर डाल के देखिए, बात आपको नजर आएगी 2000 में अगस्त में, जब इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज के कोर्टनी वॉल्श और कोर्टनी एम्ब्रोस दोनों 36 साल के थे, 36-37 साल के थे। वॉल्श ने अपना करियर 39 साल की उम्र में जो है उन्होंने अलविदा कहा था क्रिकेट को। तो वो 20 साल के बाद अब जाकर के 37 और 41 पर जाकर के रुका है। अभी भी रुका नहीं है, 41 के एंडरसन खेल रहे हैं। खैर, विकेट्स की बात करते हैं। कोर्टनी वॉश और कोर्टनी एम्ब्रोस की कहानी कुछ सेम सी है। अगर आप देखें, ओवल का मैदान था अगस्त 2000 में। कोर्टनी वॉल्स जो थे वो 36 साल के थे और वो अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे, और ठीक उनसे 1 साल ऊपर थे कोर्टनी एम्ब्रोस, जिन्होंने जो है 39 में जो है अपने करियर को जो है वो विराम दिया था। लेकिन कहानी क्या है? वॉल्स ने अपने 17 साल के करियर में
519 विकेट लिए थे, और पहले बॉलर थे जिन्होंने 500 विकेट लिए थे। उनके रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया ग्लेन मैकग्राथ ने, जिन्होंने 563 विकेट निकाले। एम्ब्रोस की बात करें तो 12 साल के उनके करियर में 405 विकेट उन्होंने चटकाए। तो वो जोड़ी थी 400 और 500 वाली, अब ये 600 और 700 वाली है। तो वो उस मकाम से हम इस मकाम तक आए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भावनाओं में कितना मैं बह गया। मैंने आपको बोला कोर्टनी वॉल्श खेल रहे थे, 37 साल के थे, और 36 की उम्र के एम्ब्रोस थे। वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे ओवल के मैदान में अगस्त 2000 में, और 39 में जो है फिर 2 साल के बाद जो है वॉल्स ने अलविदा कहा था। बाकी फैक्ट बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की। स्टुअर्ट ब्रॉड का करियर शुरू कैसे हुआ? 21 साल का वो युवा खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेल रहा था, युवराज सिंह सामने थे, 6 छक्के उन्होंने पीट दिए। सोचिए, ये था स्टुअर्ट ब्रॉड की करियर की शुरुआत। उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी नहीं किया था। टेस्ट डेब्यू तो उनको इन छक्के खाने के 3 महीने बाद मिला, दिसंबर 2007 में श्रीलंका के खिलाफ। तो सोचिए, जो हर्ष किया युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड का, अगर ये हर्ष किसी और का हुआ होता तो उसका तो पैकअप हो गया होता। कहाँ मौका मिलता उसको? फिर कहते भैया तुम जाओ, तुम कहीं भी गली क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट जो खेलना खेलो, तुम्हारी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई वैल्यू नहीं। भाई 6 छक्के बखिया उखेड़ दी थी एक 21 साल के युवा लड़के की। और अगर आप बात करें श्रीलंका वाले दौरे की, जब स्टुअर्ट ब्रॉड को मौका भी मिला था, तो उस दौरे में जेम्स एंडरसन नहीं खेल रहे थे, जिम एंडरसन। अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर दोनों को सीरीज में बैठ कर मैच देखने का मौका मिला था बेंच में। और अपनी किताब में जेम्स एंडरसन या जिमी एंडरसन, जेम्स एंडरसन ही निकलता है, खैर जिमी एंडरसन ने बॉल स्लीप रिपीट, इनकी किताब है, जाकर ज़रूर पढ़िएगा, आपको मिलेगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पहली मुलाकात को जेम्स एंडरसन के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने कहा, सुनहरे बाल, नीली आंखें। मैंने कहा, ओ माय गॉड, शी इज़ ब्यूटीफुल। यस, ये उन्होंने लिखा है अपनी किताब में जाकर के। और जबकि एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है एंडरसन ने स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए अपनी किताब में। इतना ही नहीं, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी एक चैप्टर खुद से लिखा है उनकी किताब में। उन्होंने ये बात बोली है कि हमारे बीच कभी कंपटीशन रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कहानियाँ सुन रखी थी, ये सुन रखा था कि जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे की सक्सेस से जलते हैं और उनको डाउन करने के लिए, उनको पीछे खींचने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ये था कि भाई सामने वाली टीम को समेटो, चाय नाश्ता करके आराम से रिलैक्स करो। तो ये सही बात है, इन दोनों खिलाड़ियों ने कभी होड़ नहीं मचाई एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय किया है, एक दूसरे की सक्सेस को प्रेज किया है, अप्रिशिएट किया है। तो अपने आप में ये कमाल है, ये कमाल है। और आप देखिए, इंग्लैंड में ही हमें मैकग्राथ, और चूंकि अगली सीरीज में जाकर के मैकग्राथ और वॉर्न ने भी संन्यास लिया था, इंग्लैंड में आखिरी बार उन्होंने खेला था, तो ये तो इसमें कुछ अचंभा नहीं है। बट हाँ, ये है कि एशेज और ये खिलाड़ी हमेशा यादों में रहते हैं। कुछ और बताता हूँ आपको। तो दरअसल बात ऐसी है, जनवरी 2008 ये वक्त था वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में, जब इन दोनों को एक साथ खेलने का पहली बार मौका मिला। और ये उस वक्त की बात है जब उससे पहले मैथ्यू होगार्ड और स्टीव हामिसन जैसे एक तेज तर्रार जोड़ी जो थी वो इंग्लैंड के पास थी, और उन्होंने एशेज जो है वो अभी जिताई थी इंग्लैंड को। हुआ ये, स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस वाक़े का जिक्र किया कि पीटर मॉरे थे जो कोच थे, वो जेम्स एंडरसन जो है, जिमी एंडरसन जो है उस वक्त अंदर बाहर टीम में हो रहे थे, और उन्होंने जिमी और स्टुअर्ट ब्रॉड को एक साथ उतारने का मौका जो है फैसला लिया। और स्टुअर्ट ब्रॉड कहते थे, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, हम सब अचंभित थे, हम थोड़े से घबराए हुए भी थे, और हमें बात मैच से ठीक एक दिन पहले नेट्स पर पता लगी थी, और हम देख रहे थे कि हामिसन बिजली की रफ्तार से जो है वो नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सोचिए, आप खुद इमेजिन करिए, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, मैकग्राथ और गिलेस्पी बॉलिंग कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, या उसमें से सिर्फ मैकग्राथ है नेट्स पर बॉलिंग कर रहे हैं, और जॉनसन को बोल दिया जाए कि आपको
जो है अब एक नए पीटर सिडल के साथ जाकर के बॉलिंग करनी है, आपकी जोड़ी तैयार की जा रही है। क्या होगा, क्या होगा, क्या गुजरेगी जॉनसन और सिडल के ऊपर, क्योंकि आपने एक तो उन लेजेंड्स को देखा है जिनको देखते हुए आप बड़े हुए हैं, और आज आप उनको रिप्लेस करने वाले हो, वो भी मैग्राथ और गिलेस्पी। क्योंकि हमने एक इंडियन फैन ने उस दर्द को महसूस किया है। हमको लगता था ये जब बॉलिंग से हटेंगे तो शायद रन बनेंगे, तब शेन वॉर्न आ जाते थे, फिर कोई आ जाता था, तो वो हमें रेस्ट नहीं मिलता था। मुझे तो एक बार मुझे याद है, और मुझे सन शायद 2006-07 के आसपास का सन है, मुझे सन नहीं एग्जैक्टली याद है, बट हाँ मुझे इतना याद है कि इंडिया ने भी ऐसी कुछ बॉलिंग करी थी, ऑस्ट्रेलिया को कुछ 30-32 ओवर तक शांत रखा था कि नहीं वहाँ पर रन नहीं बना देते, और इंडिया का हाल तो वैसा ही था। वो क्योंकि गिलेस्पी जैसा बॉलर जो सत्ता ने जो अनिश्चितताओं के गलियारे में बॉल डालता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं 3rd-4th स्टंप पर बॉलिंग करना, वहाँ वो बॉलिंग और हल्का सा निक लगाने की पहली दूसरी स्लेप कीपिंग सब मौजूद है उस एक विकेट को लपकने के लिए। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि हम नौसिखिए थे, हमारे पास भी स्टार खिलाड़ी थे, सचिन से लेकर लक्ष्मण से लेकर गांगुली से लेकर, तो उनको भी था कि भाई अगर ये टिक गए तो रन भी बना देंगे। फिर सहवाग तो फिर आपको पता ही है इस सहवाग क्या सीन होता था, पहले 15 ओवर में ही मैच खत्म हो जाया करता था। तो ये बात जो है वो इस किताब में शेयर की है स्टुअर्ट ब्रॉड ने। ये जो मैंने आपको बताया, ये वाकया जो है ये खुद एंडरसन की किताब में एंडरसन ने खुद बयां किया है, और उन्होंने ये भी लिखा है साथ में आगे कि मेरे को कुछ मैचेस का अनुभव था, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो तो बहुत दबाव में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक भी थी कि उसको भविष्य में कुछ करना है, टेस्ट क्रिकेट में कुछ करना है। और क्यों नहीं होगी, जिसकी पिटाई हुई हो युवराज सिंह के द्वारा, वो चाहेगा कि कम से कम वनडे या T20 ना ही सही, मेरा टेस्ट क्रिकेट में तो कुछ करियर बने। उन्होंने इस बात को जोर दिया है अपनी किताब में कि देखिए हमारे बीच कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, एक दूसरे को हराने की होड़ नहीं थी, और इसलिए भी नहीं थी, हम एक दूसरे को खतरा इसलिए भी नहीं था क्योंकि मेरी और उनकी जो क्षमताएं हैं वो डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि जहां स्टुअर्ट ब्रॉड सीम और बाउंस पर विश्वास रखते थे, मेरा भरोसा स्विंग पर था। तो सोचे दोनों की क्वालिटीज अलग अलग थी। और जिस मैच की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इंग्लैंड ने 123 रनों से जीता था, जो 2008 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ। और इसकी पहली पारी में एंडरसन ने 5 विकेट लिए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड को 1 विकेट मिला था, लेकिन दूसरी पारी में दोनों ने 2-2 विकेट निकाले थे। तो यहाँ से जो है और ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो जाकर के 31 जुलाई 2023 को ख़त्म हुआ है। कितना लंबा सफ़र, कितनी सारी यादें, फैन से लेकर के एंडरसन। और मैं तो ये सोच रहा हूँ एक पॉडकास्ट आता है, आप जाके ज़रूर सुनिएगा, टेल एंडर। हो सकता है उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड आए या उसमें इमोशनल आपको जिमी एंडरसन दिखें, या वो अपनी बातें वहाँ पर भी कुछ शेयर करेंगे। नहीं तो ये किताब तो है ही। इसमें जैसा कि मैंने बताया, एक चैप्टर एंडरसन के ऊपर ब्रॉड ने लिखा है, और उसमें उन्होंने बोला है कि मैंने कहानियाँ सुन रखी थी कि किस तरीके से जो पुराने खिलाड़ी थे वो एक दूसरे की सफलता को जो है वो इंजॉय भी नहीं करते थे, वो जश्न नहीं मनाते थे, लड़ाइयाँ तो होड़ तो चलती ही रहती थी। डैरेन गॉफ और एक एंड्रू का नाम भी उन्होंने लेते हुए बताया है कि इन दोनों में कैसी होड़ मची रहती थी। तो ये था और आपको ये शायद नज़र ना आए, मगर ऐसा हो सकता है कि ऐसा अभी भी होता हो कहीं ना कहीं, किसी न किसी टीम के किसी न किसी मेंबर्स के बीच में। इसको वो तो तभी आपको सामने आ सकता है जब कोई किताब दोबारा कोई लेजेंड लिखेगा, है ना। आगे कुछ बताता हूँ आपको। एक और कमाल की बात सुन लीजिए, मैं फिर इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि 2 ऐसे बॉलर जिन्होंने कमाल अपनी टीम के लिए, सबसे पहला जो कमाल किया वो बॉलिंग से नहीं, ये 2008 की कहानी है। लेकिन आप थोड़ा पीछे चले जाइए, 21 अप्रैल 2007 वर्ल्ड कप था, और ये वही वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया बहुत जल्दी बाहर हो गया था, बहुत ज़्यादा वजीयत हुई थी। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का मैच था, ड्वेन स्मिथ और क्रिस गेल की पहली जो जोड़ी थी, पहले विकेट के लिए सेंचुरी जोड़ी ने बनाई, और 300 रन का एक लक्ष्य जो है वो
300 रन बनाए, यानी कि लगभग 300 का एक टारगेट दे दिया इंग्लैंड को। जब जेम्स एंडरसन क्रीज पर आए थे तब इंग्लैंड को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 4 गेंद में 3 रन बनाकर टीम को जिताया और पहली बार जश्न मनाया। सोचिए, उस वक्त भी ब्रॉड ही थे और एंडरसन थे पहली बार, और जब मैच खत्म हुआ 5वां टेस्ट तब भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने ही आखिरी के 2 विकेट लेकर के टीम को जिताया और जश्न एक साथ बनाया। तो ऐसी है कहानी, ऐसी तमाम कहानियां हैं हर किसी खिलाड़ी की, और ये कहानी हमें इंस्पिरेशन देती है कि आपको कभी हिम्मत नहीं तोड़नी है। आप अगर 6 छक्के भी खा रहे हैं तो आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, और वो मुकाम हासिल किया है। आखिरी में सिर्फ इतना कहूँगा, थैंक यू स्टुअर्ट ब्रॉड टू एंटरटेन इंडियन फैंस, क्रिकेट फैंस, वर्ल्ड फैंस, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट इन आवर लाइफ। तो इस कहानी को, इस पूरे चैप्टर को मैं यहीं अलविदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर जो मैंने स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन के बीच आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा। जाकर के देखिए कुछ बेहतरीन मैचेस। मैं कहूँगा सबसे पहले वो 6 छक्के देखिए जो स्टुअर्ट, क्योंकि देखिए हर भारतीय वो छक्के देखना चाहता है। देखिए वो कैसे दिखते थे स्टुअर्ट ब्रॉड। मेरे को उनका एक वाकया याद है, उनके मुंह पर हाथ था, वो हैरान परेशान थे कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है, वाकई में क्या ही हो रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड को जो है युवराज सिंह ने भी विदा दी है ट्विटर पर। सो ये है क्रिकेट, ये क्रिकेट आपको देता है, ये फैंस को भी चेरिश देता है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि स्टुअर्ट ब्रॉड यहाँ से बैठ जाएंगे, भले उन्होंने संन्यास ले लिया है पूरे तीनों फॉर्मेट से। हो सकता है कमेंट्री में नजर आए, हो सकता है कि किसी टीम का कोचिंग का हिस्सा बने, चाहे असिस्टेंट। और यही कहानी जिमी के साथ भी हो सकती है कि वो भी किसी टीम के कोच, असिस्टेंट कोच नजर आ सकते हैं। लेकिन वो संन्यास कब लेंगे, ये सवाल है। ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। इसके अलावा एक कहानी मैंने और अभी इंस्टाग्राम पर पढ़ी थी, एक पेज पर संजू सैमसन की कहानी थी। आपको संजू सैमसन की कहानी में बता देता हूँ, थोड़ी सी लगे हाथ इसी के साथ साथ। और वो ये थी कि 6-7 साल की उम्र में फिरोजशाह कोटला में जब प्रैक्टिस के लिए ले जाया करते थे पिताजी, उनके शायद पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे शायद कहीं पर। वो सिक्योरिटी गार्ड थे क्या, मैं कंफर्म नहीं, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी उनकी, छोटी पोस्ट थी उनकी। तो जब उनको लेके गए संजू सैमसन को फिरोजशाह कोटला में, जो अब नाम बदल दिया गया है, तो वहाँ पर वो उनको अच्छा लगा क्रिकेट, मगर उनका हो नहीं रहा था। आपको पता है वैसे भी कि दिल्ली कितना कॉम्पिटिटिव है। तो फिर उनको साउथ केरला शायद शिफ्ट किया गया था बाद में। मगर उससे भी पहले जब उनके पिताजी उनको लेके जाया करते थे स्कूटर पर प्रैक्टिस के लिए, तो लोग ताने मारते थे, अरे ये देखो सचिन और सचिन का पिताजी। लेकिन इन तानों पर संजू सैमसन ने कभी जो है ध्यान नहीं दिया, और आज आप देखिए इंडियन टीम में भी है, आईपीएल भी उन्होंने खेला है, तमाम वो चीज़ें करी हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाती है, बस आपको मेहनत करनी है और तगड़ी मेहनत करनी है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, स्टुअर्ट ब्रॉड की कहानी आपने सुन ही ली। और स्टुअर्ट ब्रॉड ऐसा भी नहीं है, उनके शायद पिता क्रिस ब्रॉड थे, मगर फिर भी अपना नाम उन्होंने खुद कमाया है। क्योंकि आप देखिए ना, कई सारे पुराने खिलाड़ी हैं। अब सोचिए अर्जुन तेंदुलकर पर कितना प्रेशर है, सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं वो, रोहन गावस्कर पर प्रेशर था, वो नहीं उस प्रेशर को झेल पाए। तो चीज़ें हैं, चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल हैं, होती हैं। भले आप यंगस्टर हों, भले आप किसी स्टार खिलाड़ी के बेटे हों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई परोस के नहीं देगा, आपको वो थाली खुद से सजानी पड़ेगी, और फिर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आपने वो थाली सजा भी ली है तो हर बार वो रिटेन हो, मतलब उसमें हर बार वही नमक मिर्च मसाले हो, ताकि हर बार उसमें वो टेस्ट हो। तो वो आपको करना पड़ेगा। मगर स्टुअर्ट ब्रॉड जा चुके हैं, अब अभी तो जसप्रीत बुमराह जब जाएंगे तब भी ऐसा ही कुछ होगा, जरूर है, क्योंकि वो स्टार खिलाड़ी हैं। लेकिन क्या होगा भविष्य में ये पता नहीं। लेकिन ये है, ये चीज़ें हैं। जब सचिन गए थे तो सचिन ने तो मुंबई में क्रिकेट खेला था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। मुझे उस बात पे थोड़ा सा दर्द हुआ था कि अगर
सचिन अपना अंतिम टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ खेलते तो ज़्यादा बेटर होता। भले वो रन 0 पर आउट हो जाते, लेकिन वो मैच उन्हें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना चाहिए था, साउथ अफ्रीका के साथ खेलना चाहिए था, ना कि वेस्ट इंडीज़ के साथ। खैर इट्स ओके फाइन, हो सकता है बोर्ड्स की मजबूरियां रही हो, कोई और सीरीज चल रही हो, ट्रैवल इश्यूज हो, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है, अगर सचिन अपना अंतिम टेस्ट जैसे कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेस खेला, देखिए खेल तो वो इंडिया के साथ भी संन्यास ले सकते थे इंडिया में यहाँ आकर के, मगर होम ग्राउंड अपना ग्राउंड होता है और एशेस जैसी सीरीज में संन्यास लेना तो वो तो और भी बड़ी बात हो जाती है। और एक ये राइवलरी जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है वैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की है। इंडिया इंग्लैंड की अभी इतनी राइवलरी की चर्चा नहीं होती है, लेकिन अब जो सीरीज होगी जो फरवरी में खेली जाएगी, फरवरी से मार्च के बीच में 2024 में, वो चर्चा का विषय है क्योंकि 5 टेस्ट, बहुत कम टीमें 5 टेस्ट खेलती हैं। और जो क्रिकेट इंग्लैंड खेल रही है बेसबॉल देखना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अश्विन या जडेजा ने बोला है कि हम जो है हम बेसबॉल हम नहीं खेल सकते इंग्लैंड वाला। इस पर बात करेंगे, मुझे अगर ये खबर दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों उन्होंने बोला है। लेकिन फाइनली चैप्टर एंड्स। एक क्रिकेट लेजेंड ने अलविदा कहा है, जा करके ज़रूर देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के शेड्यूल में जो बदलाव हुए हैं उस पर। तो देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान की नाक घुसड़ने के बाद शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और सुनने में ये आ रहा है कि अभी शेड्यूल और बदला जाएगा, क्योंकि 4 जो बोर्ड्स हैं या टीमें जो हैं वो भी अपना शेड्यूल चेंज करवाना चाहती हैं। बात यह है कि पहले गेम्स के बीच में 6 मैचेस का अंतर रखा जा रहा था और जो 2 मैचेस के बीच में भी जो अंतर था वो शायद पहले जो 2 का था उससे भी 3 का करने की कोशिश हो रही है। तो ये अभी शेड्यूल और बदलेगा आने वाले समय में। अभी क्या बदला है, पाकिस्तान ने जो अपना मैच 15 से 14 में करवा लिया भाई, अब उस दिन 3 मैचेस होंगे। एक चेन्नई में खेला जाएगा जो आपको मिलेगा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच, एक आपको इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच मिलेगा और एक इंडिया पाकिस्तान। सोचिए, आप सोच के देखिए, 2 मैच थे। स्टार वालों के पास 2 चैनल हैं, एक 1 और एक 2। अब तीसरा चैनल उन्हें एक और लगाना पड़ेगा। उनके पास स्टार स्पोर्ट सेलेक्ट HD है ऑल दो, तो वो अब उस पर शिफ्ट करना, उनको एक मैच करना पड़ेगा। तो ये एक मसला है। अब प्रॉब्लम कहाँ पेच फंस रहा है मैं आपको बता देता हूँ। श्रीलंका को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऑल्दो मतलब उसने थम्स अप कर दिया है, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल मैच था वो 12 तारीख को होना था पाकिस्तान के साथ, वो सीधा 2 दिन पहले आ गया है, यानी कि अब वो 10 तारीख को मैच होगा। श्रीलंका पहला 7 तारीख को साउथ अफ्रीका के साथ दिल्ली में खेलेगा, उसके बाद पाकिस्तान के साथ होगा, उसके बाद उसका मैच 16 तारीख को पड़ेगा लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो सोचिए, श्रीलंका की तो हवाई टाइट हो गई। 7 दिन, 1 हफ्ते के अंदर वो 3 मैच खेल डालेंगे। कहाँ उनका पहला मैच 7 को था, फिर 12 को था, फिर 16 को उनका मैच था। तो उधर 4 दिन का उधर गैप था, उधर भी कुछ अच्छा खासा गैप था उनके पास। इसके अलावा क्या होगा, पाकिस्तान अपना मैच 10 तारीख को खेलेगा, उसके बाद इंडिया के साथ खेलेगा 14 को, उसके बाद उसका मैच 20 तारीख को पड़ेगा बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये भी कितना बड़ा गैप हो गया। अब इंडिया की भी कहानी सुन लीजिए। इंडिया पहले 11 तारीख को अफगानिस्तान के साथ खेलेगा, है ना, उसके बाद पाकिस्तान के साथ खेलेगा और उसके बाद उसका मैच जो पड़ेगा वो पुणे में पड़ेगा बांग्लादेश के साथ, वो 19 तारीख को पड़ेगा। तो ये हुआ है, ये कुछ कहानी जा कर के बैठ रही है इस पूरे वर्ल्ड कप की। अभी इसमें और क्या बदलाव होंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया बाकी टीमें भी कहेगी हमारे मैचेस में थोड़ा इधर उधर करिए आप। तो ये चीज़ें एक टीम की अड़ंगे की वजह से, अगर वो 15 तारीख में मान जाते तो इतना बजीहत, इतना मान मनव्वल और इतना जो चेंजेस करने उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या करें, आदत है कंट्रोवर्सी करने की, कुछ ना कुछ लाइमलाइट में रहने की, तो कर दिया उन्होंने। अब ले लीजिए, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, यही इन्हीं के मैच तो बदले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया तो वहीं बैठा है 20 को उसका बेंगलोर के साथ, पाकिस्तान के साथ 19-16 को उनका श्रीलंका के साथ लखनऊ में। तो सोचिए, लखनऊ से बेंगलोर शिफ्ट होएगी पहले, और उसमें भी 16 को खेलेगी, तो 17, 18, 19, 20 को खेलना है। इंडिया अहमदाबाद पहले 15, तो उनको फ़ायदा हुआ इंडिया को, क्योंकि उनको 15 के बाद 19 को खेलना था। अब वो 15, अब उनको 14 के बाद 19 को खेलना है।
श्रीलंका को मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली में पहले साउथ अफ्रीका के साथ वो एक बड़ा मैच होगा, पाकिस्तान के साथ भी उनका एक बड़ा ही मैच है एक तरीके से, 12 की जगह 10 को, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ देखना होगा कितना कांटे का मुकाबला होता है जो लखनऊ में 16 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन लखनऊ में काफ़ी अच्छे मैचेस हैं, ऐसी बात नहीं है। सो देखते हैं क्या होता है, क्या कारस्तानी खेली जाती है वर्ल्ड कप में, कौन जीतता है। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की 4 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, 4 बार है ना, 1999, 2003, 2007, 2015 हो गया, और भी होगा, पीछे भी होगा एक आध, है ना, पीछे मेरे ख्याल से 92-96 मुझे याद है, 83 भी मुझे याद है, और पहले 2 वेस्ट इंडीज जीता था। 87 कौन जीता है, 1987 का वर्ल्ड कप किसने जीता है, ये समझने वाली बात है। हो सकता है ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने या वेस्ट इंडीज, इन्हीं दोनों में से किसी ने जीता हो, क्योंकि इंग्लैंड ने तो 2019 में जाकर के जीता है, साउथ अफ्रीका ने अभी तक जीता नहीं है, तो वेस्ट इंडीज होगी या ऑस्ट्रेलिया होगी। ठीक है, चलिए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऐसा है कि जो उनकी क्रिकेट टेक्निकल कमेटी है उसका गठन किया गया है, उसका हेड जो है मिसबाह को बनाया गया है, उसके मेंबर्स में पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक हैं, और एक और उसमें पूर्व क्रिकेटर्स हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं शायद मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। सो इनको शामिल किया गया। अब ये जो कमेटी है, दरअसल ये जो चेयरमैन हैं पीसीबी के, उनको जो है वो रिकमेंडेड करेगी चीज़ें, और जो चीज़ें रिकमेंडेड की जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड होगी, चाहे वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, अंपायर हो, क्यूरेटर्स हो, रेफरीज हो, और इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंडीशंस होती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो सारी मतलब पूरी तरीके से ना कहें, थोड़ा बहुत कहा इनको दिया गया है, लेकिन क्रिकेट रिलेटेड ही रहेगा। अब जैसे आप टांग अड़ाते हैं, अब हम भी टांग अड़ाते हैं, बोले नहीं मिसबाह को आपने क्यों बनाया, क्योंकि वो तो श्रीसंत के यहाँ तो कैच आउट हो गए थे, आपसे कप हरवाया उन्होंने, इंडिया जीता था, मगर हम नहीं करते ना। हम चाहते हैं कि आपका क्रिकेट बढ़े, आप क्रिकेट में अच्छा करें, हमारे देशों के बीच में रिश्ते सुधरे, हम बायलैटरल सीरीज दोबारा खेलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं दोबारा। चलिए, वो बात नाम है मोहम्मद हफीज़। अब बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की, क्योंकि ये टॉकिंग पॉइंट है। क्यों टॉकिंग पॉइंट है कि क्या भाई साहब को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये खबरें चर्चा में हैं। क्यों चर्चा में है? देखिए, पहली बात तो ये कि वो एक ऑलराउंडर हैं। अब ऑलराउंडर की भूमिका, वो भी सीम ऑलराउंडर हैं, ठीक है। उनका जो मेन हथियार है वो बाउंसर्स हैं। अब जो उन्होंने लास्ट ओडीआई में कारनामा किया, 4 विकेट लिए, उसमें से 2 बाउंसर्स पर लिए, लेकिन जो रोमेरियो शेफर्ड और अल्जारी जोसेफ उन्होंने आउट किया। अब उन दोनों के विकेट में ये था कि 132 और 136 136 की स्पीड थी, स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं थी। ऑल्दो वो जो पिच है वेस्ट इंडीज़ की जिस पर मैच खेला गया वो भी स्लो थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया क्या इनको वर्ल्ड कप में लेके जाएगा। देखिए, सेलेक्टर का दिमाग बनना जाएगा, क्योंकि अगर वो लेके जाता है तो खिलाएगा नहीं, कि खिलाएगा, टीम में रखेगा, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें, तो 33 में से 52 विकेट जो हैं वो ओडीआई में शार्दुल ठाकुर के हैं, और उनसे जो जस्ट बढ़िया परफॉर्मेंस आता है अगर, तो 33 मैच में 48 विकेट कुलदीप यादव का आता है। तो सोचिए, कुलदीप यादव कहाँ एक स्पिनर और कहाँ एक ऑलराउंडर सीमर। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया जाएगा किसके साथ। अगर इंडिया एक प्योर बैट्समैन के साथ जाना चाहेगा तो प्रॉब्लम है, अगर वो स्पिनर के साथ जाना चाहेगा तो प्रॉब्लम है। तो वो फिट कहाँ खांचे में होगा। हाँ, अगर ये हो सकता है कि वो बैटिंग डीप ऑलराउंडर उनको चाहिए, तब इनकी जगह सिक्योर हो सकती है। अब हम 2, और अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप 2 एक साथ ऑलराउंडर लेके जाएं, ये बहुत कम होता है ना, बहुत कम ही ऐसा आपको मिलेगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या है, वो तो इंजरी फ्री है, हो सकता है उनको खिलाया जाए, और उनको अगर खिलाया जाएगा तो शार्दुल ठाकुर को कैसे खिलाया जाएगा, क्योंकि 2 तो खेलेंगे नहीं। आप 2011 का वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, वहाँ तो एक भी ऑलराउंडर नहीं था। अगर मैं फास्ट बॉलिंग या सीम बॉलर्स की बात करूँ, इरफान पठान थे, मगर वो उतनी लग्जरी वो थी हमारे पास उस वक्त। अब क्या हुआ वो तो आपको भी पता है।
तो कुल मिलाकर के ये प्रॉब्लम आती है। अब अगर हम इनके बैटिंग पर भी चले जाएं तो लास्ट टाइम इन्होंने नंबर 6 में जो बैटिंग करी थी वो जो हाईएस्ट की थी ब्रिज टाउन में की थी। और इनके अगर लास्ट 23 मैचेस में देखें तो 13 बार इन्होंने बैटिंग करी है और उसमें भी उनको आखिरी के 5 ओवर ही खेलने को मिले हैं लगभग। यहाँ भी एक पेच फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं और शार्दुल ठाकुर को खुद भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो 4 विकेट लेने के बाद भी कहते हैं मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ये सेलेक्टर्स का कॉल है कि उनको मुझे को खिलाना है कि नहीं खिलाना है। हाँ, वो इस बात को भी कहते हैं अगर हमें अपनी बैटिंग को डेप्थ को मजबूत करना है जो कि 7वें 8वें नंबर पर आ सके तो हो सकता है मेरा स्पॉट फिक्स हो सकता है। तो ये कई सारे सवाल हैं कि क्या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये तो सवाल बन ही रहा है। उनकी चाहे बैटिंग को लेकर के कर लें, चाहे उनके और बॉलिंग रिकॉर्ड को देख लें, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर है उनके पास, वो ये है कि बॉल पिच चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाटा पिच हो, चाहे वो स्पिनिंग पिच हो, चाहे आप उन्हें पावर प्ले में बॉलिंग थमा दें, चाहे आप उनको मिडिल ओवर में बॉलिंग फेंका दें, या आप उनको डेथ ओवर में बॉलिंग दे दें, उनको बॉल कोई भी दे दें, पुरानी बॉल दे दें, नई बॉल दे दें, आधी नई बॉल दे दें, आधी पुरानी बॉल दे दें, बॉलिंग वो करके दिखाएंगे, बढ़िया करेंगे। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम उनका जो ड्रॉबैक है वो उनकी जो है रन रेट है। वो लगभग 6.16 की रन रेट से रन देते हैं, ठीक है। अगर दिन खराब हो गया तो 7 और उसके ऊपर चला जाता है। अगर उनके लास्ट 23 मैचेस देखेंगे तो उसमें 13 मैचेस में हैं जिसमें उन्होंने 7 रन से ज़्यादा की जो है वो रन रेट से रन लुटाए हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अब यानी कि हर 3 में से एक मैच में उनके साथ ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बस ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि अगर ये 6 पर भी कंट्रोल रख लें तो बहुत है, मगर वनडे में 6 भी मतलब मायने रखता है, 300 पहुंच जाएगा अगर 6 भी, तो इनको 5, 5.5, 5, 7.5 वो 6 तक छूने नहीं देना है। अगर वो ये कर सकते हैं तो हो सकता है इनको देखा जाए। मगर अभी इनको अगर ये जा रहे हैं आयरलैंड, मैंने अभी टीम देखी नहीं है ढंग से, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो पहले इनको एक बार चेक और करना पड़ेगा आपको कि ये क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप सीरीज़ में इनको खिलाते हैं जो वनडे वाली होने वाली है, तो वहाँ इनको चेक कर सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड्स खिलाड़ी हैं या ऑस्ट्रेलिया के जो धाकड़ खिलाड़ी हैं जो रन बनाना जल्दी पसंद करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि शार्दुल खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था और ये बात अब दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि मतलब पाकिस्तान के लोगों को क्या है भाई, मतलब खबर यहाँ की हो रही होगी मगर आपको अपना इंटरफेस देता। देखिए, वसीम अकरम एक लेजेंड आदमी है, अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो मैं उनको थोड़ी सी रियायत दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने रेडियो हांजी को, एक वहाँ का लोकल रेडियो होगा, उसको इंटरव्यू दिया है और वहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखिए इंडिया के पास भी कुछ चैलेंजेस हैं, अब भले वो होम टीम है। उन्होंने कहा है कि अगर जो आपके समर्थक हैं वो आपका मतलब 12th मैन भी बन सकते हैं तो आपको एक प्रेशर भी वो दे सकते हैं। बात ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने होम कंडीशंस में खेलते हैं तो जितना अगर आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कभी कभी जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो फिर वो गुस्सा भी दिखाते हैं, तो वो गुस्सा भी आपको झेलना पड़ता है और फिर आपको प्रेशर भी लगता है कि हमें अच्छा प्रदर्शन करना है होम ग्राउंड के सामने, अपने होम कंडीशंस के सामने। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बात बोली। वहीं उनसे पाकिस्तान के चैलेंजेस की भी बात पूछी गई, तो वहाँ थोड़ा मुझे ऐसा लगा वो बताना नहीं चाह रहे थे, तो वो वापस उन्होंने वही बात डायल अप कर दी कि हाँ नहीं, जहाँ भी मैच हो रहा है वहाँ आपको खेलना पड़ेगा, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे अहमदाबाद हो। सर यहाँ आपसे पूछा जा रहा था कि थोड़ा टेक्निकली बताइए कि कौन सा स्पिनर है, कौन सा बढ़िया बैट्समैन है, कौन क्या परफॉर्म कर सकता है, तो वो आप छोड़ गए। हाँ, आप ये ज़रूर बोल गए कि मोहम्मद शामी एक बढ़िया बॉलर है, अगर बुमराह होंगे तो और बढ़िया होगा, अश्विन जडेजा में से कौन खेलता है। देखिए ये हमारी टेंशन है, हमारी हेडेक है। और वैसे भी जसप्रीत बुमराह फिट हो रहे हैं, फिर रिकवर हो रहे हैं, खेल रहे हैं और उम्मीद है खेलेंगे भी वर्ल्ड कप में।
हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमें शामी, सिराज और बुमराह मिले। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अभी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, उन्होंने भी 4 विकेट निकाले हैं, तो प्रसिद्ध कृष्णा भी वापस आ रहे हैं, तो रिकवरी में उसके राहुल भी वापस आ गए हैं। तो हमारी पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ है, बट अब देखना है कि कॉम्बिनेशन कितना सही हम वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं। 2 स्पिनर रखते हैं, और मतलब स्पिनर में भी 2 अगर रखते हैं तो किन 2 को रखते हैं, क्योंकि कुलदीप भी अब परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान सेलेक्टर्स को देना पड़ेगा कि कुलदीप भी अच्छा कर रहे हैं। अश्विन और जडेजा तो है ही, मगर 3 स्पिनर्स अगर टीम रखती है तो 3 खिलाएगी नहीं। फिर वही आ जाती है कि हम अश्विन कुलदीप के साथ जाएंगे, और फिर जसवींद्र चहल को आप कैसे भूल सकते हैं, चौथा स्पिनर हो गया फिर आपके पास। बॉलिंग में हमें फास्ट बॉलिंग में तो हमारे पास लग्जरी ज़्यादा नहीं है। मैं ऑल्दो सही बताऊं कि सिराज है, शमी है, अर्शदीप को हमें देखना पड़ेगा, अभी हमने उनको टेस्ट नहीं किया, मैं पहले भी बोल चुका हूं। बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, फिर ऑलराउंडर में हमारे पास अभी एक शार्दुल, मैंने आपसे बात कर ली, और हार्दिक पांड्या है। बैटिंग में भी फिर कीपर में भी थोड़ा सा है, क्योंकि हमें अब देखना पड़ेगा कि ईशान किशन के साथ जाना है कि संजू सैमसन के साथ जाना है। तो सवाल बहुत सारे हैं और जवाब हमको इसके खोजने पड़ेंगे। तो ये था आज का एपिसोड, और आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लंका एक जाते जाते एक खबर आपको और दे देता हूं। अभी आपको याद है गुवाहाटी में एक बार सांप निकला था, अभी लंका प्रीमियर लीग में भी सांप निकल आया। देखिए मतलब सांप कहाँ, मतलब मैच में कह रहा भाई हमको भी दिखाओ। सांप कह रहा है हमारे घर में एक तो आके पहले हिला देते हो पूरी सीटें वगैरह शोरगुल करके, हम तो आएंगे, हम भी देखेंगे हो क्या रहा है भैया। तो लंका प्रीमियर लीग चल रही है, आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये था एक छोटी सी खबर जो मिस हो रही थी, मैंने को आपको बतानी थी। तो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि देवधर ट्रॉफी ख़त्म हो चुकी है, उस पर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जेम्स एंडरसन वाले टॉपिक को मैंने छेड़ दिया। तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आकर मैं देवधर ट्रॉफी की बात कर लूँ। तो ये है सिनेरियो आज के शो का, और हम अब मिलेंगे अब अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक इसी टाइम, इसी रेडियो स्टेशन में, इसी शो के साथ, क्रिकेट की और बेहतरीन खबरों के साथ। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे जो कहता हूँ वो कह के जाऊँगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो तो कल दोपहर 3 बजे वापस आप रिपीट में सुन सकते हैं। आप क्रिकेट को एक बार फिर रिलीव कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या क्या आप लोगों के लिए है, इंडिया आइलैंड सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया T20 सीरीज़ है, इसके अलावा द 100s है, लंका प्रीमियर लीग है। तो ये कुछ मेन आइटम्स हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं टीवी पर, और इस पर हम फिर आकर नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। ज़्यादा मन कर रहा हो इसको प्रमोट करने का तो फिर आप ऐसा करिए, अपने आस पड़ोस जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए, बोलिए क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट वीकली रेडियो उड़ान पर सुनिए। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल, अगर और भी बहुत सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं तो हमारे 11K सब्सक्राइबर्स हैं, ज्वाइन का भी बटन है, एक छोटा सा अमाउंट अगर आप पे करेंगे तो हमें थोड़े से फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है। तो जाइए उस ज्वाइन बटन को दबाइए, मुझे स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं कि आपने वो कर दिया है। आप स्पेशली क्रिकेट पे शो चाहते हैं तो @ANOKHAANKIT ये आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है जाकर के मुझे आप DM कर सकते हैं, और जैसे ही मेरे को 20-25 लोगों के मैसेज आएंगे मैं आप लोगों के लिए स्पेशल जो है शोज़ जो है वो कुछ आपकी डिमांड पर ज्वाइन बटन के साथ केवल आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पर कर दूंगा। तो वो आपको ज्वाइन बटन उसके लिए दबाना पड़ेगा। ट्विटर पर भी हूँ, ट्विटर पर आप मुझे खोज सकते हैं ANOKHA_ANKIT पहले लगा लीजिएगा। अब ट्विटर नहीं हो तो X हो चुका है, बट वो X ना सुनने में अच्छा लगता है, ना देखने में अच्छा लगता है, ना बोलने में अच्छा लगता है, तो मैं तो भाई ट्विटर ही बोलूँगा। हाँ, थ्रेड पर भी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पर भी DM का ऑप्शन भी आने वाला है। तो जब DM का ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ पर भी हम आपको बता देंगे। नाम आपको इंस्टाग्राम वाला ही मिल जाएगा, क्योंकि चीज़ें वहीं से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये था मेरे सोशल मीडिया हैंडल। इसके अलावा रेडियो उड़ान को radioudaan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेरे शो से रिगार्डिंग कोई आपको शिकायत है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर रेडियो उड़ान को आप खोज सकते हैं। बहुत सारे मीडियम से RJ हंट चल रहा है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। उड़ान आइडल भी चल रहा है, उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। DJ नाइट आपको मिलती ही है 10 बजे संडे को, उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। हो गया सब खत्म, चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय बाय।